नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि न्यायालय ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया, बल्कि आयकर विभाग को उनके आयकर संबंधी दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में उनके त्यागपत्र का सवाल ही नहीं उठता। वहीं विधानसभा में चारों आजाद उम्मीदवारों ने भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अपना समर्थन जारी रखने का दावा किया। साथ ही मंत्रिमंडल के सभी 10 सदस्यों की ओर से एक लिखित बयान जारी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री का बचाव किया गया और भाजपा पर बेवजह हंगामा करने के आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विपक्ष के हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया, केवल आयकर विभाग को दस्तावेज को जमा करने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें इस मामले में नोटिस तक नहीं मिला है। न्यायालय प्रक्रिया पर विश्वास जताते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के दबाव में केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और वे इन सभी आरोपों से बेदाग होकर बाहर निकलेंगे। प्रतिपक्ष के नेता पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी विजिलेंस विभाग ने कई चालान पेश किए हैं और ऐसे में भ्रष्टाचार के नियम तो उन पर भी ऐसे ही लागू होते हैं। I have gathered from the media reports that my friends from the BJP are trying to spread misinformation about the case before the Honorable Delhi High Court. The matter is already under consideration of the Honorable High Court and is sub judice. It would not be proper for me or anybody else to make any comments about the proceedings of the Honorable Court. The BJP is trying to draw unnecessary inferences from the same, which is uncalled for. I would advise my friends from the BJP to allow the law to take its own course. I have full faith in the judiciary. I am fully confident that I will come out of the case clean as I had done in numerous other cases fabricated against me earlier. I request the opposition to that carry out the business of the House, which is in the larger public interest. बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल झूठ है। I strongly deny it. प्रशांत भूषण जी, I don't know him personally. I know him by name, and he personally hurt because he had been allotted land in Palanpur from चाय के बाग से उनको काटकर उनको ज़मीन जो है उन्होंने खरीदी है, एंड विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। एनीवे दैट वाज डन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। द बीजेपी गवर्नमेंट इटसेल्फ, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर जाके एक बंगला वो बनाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। जब नहीं बनी तो भाजपा गवर्नमेंट ने ही उनको नोटिस दिया कि भाई आपने ये क्यों नहीं बनाया शर्त के मुताबिक, and why these lands should not be taken back from you. Now that notice was issued on him by the Deputy Commissioner of Kangra during the BJP regime. उसके बाद पेशियाँ हो रही है, अंतिम निर्णय अभी तक हो नहीं है। उसी से उनको जो है आवेश में आए हैं। ना तो मैं उनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, उनके दर्शन भी मुझे अखबार में या रेडियो पर हुए हैं। वी हैव नेवर मेट फेस टू फेस ऑल्सो, एंड ये बात है वेदर he had done it his own or he been motivated by some other people to do it, I do not know. वीरभद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हो सकता है कि उनकी पार्टी के भीतर के भी कुछ नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हों, लेकिन सरकार बनाने और गिराने की ताकत केवल उनके पास है। मुख्यमंत्री के लिए राहत की बात यह है कि विधानसभा के चारों आजाद उम्मीदवारों का समर्थन भी उनके साथ है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक बलबीर वर्मा, कृष्णेश जंग, पवन काजल और मनोहर धीमान ने कहा कि जब तक कांग्रेस सरकार में वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री के पद पर है, तब तक उनका समर्थन कांग्रेस को जारी रहेगा। ये जो गतिरोध ओपोजिशन वालों ने चलाया हुआ है, ये बिल्कुल जनता के हित में नहीं है, और जनता के हित में जो इन्होंने सबने मिलकर क्वेश्चन इस विधानसभा में लगाए थे, वो बिल्कुल विधानसभा में चले नहीं। इन्होंने जो न्यूसेंस क्रिएट की हुई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और
इनको विधानसभा से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे और ये विधानसभा चलने दे। हमारा समर्थन राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ है और आखिरी सांस तक राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ हमारा समर्थन रहेगा। विपक्ष के लिए एक ही मुद्दा रहा है, वो राजा वीरभद्र सिंह जी के अगेंस्ट जो इन्होंने अभियान चलाया है, ना इनको विकास की कोई चिंता है, ना किसी और चीज की चिंता है। ये पर्टिकुलर एक आदमी के अगेंस्ट अभियान चलाया हुआ है जो कि बहुत ही निंदनीय है। उस आदमी के अगेंस्ट इन्होंने चलाया जो हिमाचल प्रदेश में नहीं, इस देश में नहीं, दुनिया में सबसे मोस्ट सीनियर लीडर होंगे, जिन्होंने 8 बारी विधानसभा और 5 बारी एमपी के इलेक्शन लड़े और हिमाचल प्रदेश में 50 साल से ऊपर इनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। हिमाचल प्रदेश का विकास, अगर आज हिमाचल प्रदेश पूरे दुनिया के और देश के अंदर सामने आया है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान राजा वीरभद्र सिंह जी का है। हमारा राजा वीरभद्र सिंह जी सरकार के साथ है, उनके साथ पूरा समर्थन है हमारा। और जो बीजेपी वाले कर रहे हैं सबसे बहुत गलत काम कर रहे हैं। इनको चाहिए विधानसभा चलने दें। 1 साल से जब से सरकार बनी है, 1.5 साल से इन्होंने कोई भी सत्र ढंग से नहीं चलने दिया। लोगों के काम यहाँ पेंडिंग रहते हैं। हम चाहते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं अपोजिशन वालों से, भाजपा वालों से कि सत्र को चलने दें ताकि जो रोज के काम के क्वेश्चन आंसर्स हैं और काम है विधानसभा में वो स्मूथली चले। हमारा समर्थन राजा वीरभद्र सिंह के साथ है, उनकी सरकार के साथ। हमारा समर्थन जो चारों काम की तरह ऐसा है, जब से सरकार बनी है प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, तो हम डे वन से माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ हैं और चट्टान की तरह उनके साथ। वहीं मंत्रिमंडल के सभी 10 सदस्य भी इस मामले में फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों के हस्ताक्षर सहित एक बयान जारी किया गया है जिसमें भाजपा पर बेवजह हंगामा करने के आरोप लगाकर साफ किया गया कि पूरा मंत्रिमंडल वीरभद्र सिंह के साथ खड़ा है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सोलन में सनातन धर्म सभा रबौन द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर विष्णु महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा दोहरी दीवार से आरंभ की गई और मंदिर परिसर में संपन्न हुई। शहर व रबौन के आसपास की महिलाओं ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोलन में श्री सनातन धर्म सभा रबौन द्वारा श्री सनातन धर्म मंदिर के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर विष्णु महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाली इस कथा में विविध पुराण प्रवक्ता विद्वान श्री हरि जी द्वारा श्रद्धालुओं को प्रतिदिन कथा का रसपान करवाया जाएगा। सभा के मुख्य संचालक SC गौर ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्था द्वारा हर वर्ष स्थापना दिवस पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, मार्कंडेय महापुराण का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर परिसर में पहली बार विष्णु महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सनातन धर्म सभा रबौन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना वार्षिक उत्सव 6 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक मना रही है। इस उत्सव पर हमारे पुराणों के प्रवक्ता श्री हरि जी पधार रहे हैं और वो श्री ब्रह्म पुराण का प्रवचन यहाँ पर करेंगे, जो नित्य प्रति शाम शायद 3 से लेकर 6 बजे तक चलेगा। इस की व्यवस्था सब सनातन धर्म मंदिर की कमेटी ने की है। बड़े उत्साह से इसको हम मनाए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन भंडारा चलेगा और 12 तारीख को इसका समापन होगा। 12 तारीख को प्रातः हवन है और उसके बाद इसका समापन है। तदोपरांत हमारी जो द्विवार्षिक पत्रिका है कल्याणी, उसका लोकार्पण होगा और एक साथ हम एक और इस वर्ष विशेष किताब निकाल रहे हैं और उस किताब का हम लोकार्पण करेंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। रामपुर में महासू भाजपा की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। बैठक में उपस्थित भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त और पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि प्रदेश में हो रहे तबादलों में धांधलियां हो रही हैं। वहीं हिमाचल ऑन सेल का आरोप लगाने वाली कांग्रेस सरकार बार बार 118 में संशोधन करने के पीछे का कारण बताएं।
महासू भाजपा द्वारा रामपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त और पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास में कम और दिल्ली दौड़ में ज्यादा लगी है। उन्होंने कहा कि सेब सीजन जोरों पर है, लेकिन सड़कें सही नहीं है और बागवानों को अधिक भाड़ा देकर सेब मंडियों में पहुँचाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में तबादले बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि तबादलों के निर्देश नहीं दे रहे हैं तो दूसरा कौन है जो मुख्यमंत्री की शक्तियां प्रयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बताए कि धारा 118 में 7 बार संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी। और प्रदेश के अंदर जो लाखों की संख्या में तबादले हो रहे हैं और कांग्रेस के लोग भारी मात्रा में उसमें दलाली ले रहे हैं, उस पर रोका जाना चाहिए। एक और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कोई तबादले नहीं कर रहे हैं और दूसरे दिन आए दिन जो है बड़ी लंबी लंबी लिस्टें आ रही हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन है जिसके हस्ताक्षरों से ये ट्रांसफ़रें की जा रही हैं। ये भी हमने दूसरा धारा 118 का 7वीं बार आज संशोधन करने जा रही है सरकार। और एक तरफ सरकार कहती है कि हम संशोधन नहीं करेंगे, लेकिन आए दिन कुछ लोगों को चोर दरवाजे से फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से, हिमाचल को लुटाने की दृष्टि से धारा 118 में भी संशोधन किया जा रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि एक और जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप हिमाचल ऑन सेल का नारा लगाते थे, आज सरेआम हिमाचल को लुटाने के लिए इस धारा में अमेंडमेंट क्यों की जा रही है, ये भी हम पूछना चाहते हैं। सिरचैन के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। सोलन पीजी कॉलेज के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कथेड़ बाईपास स्थित HRTC ऑफिस में जाकर RM को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बस चालकों द्वारा कॉलेज छात्रों के लिए बस न रोकने की सूरत में छात्रों को हो रही परेशानियों को प्रमुखता से रखा गया। सोलन कॉलेज में दूर दूर से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं और उनका कॉलेज पहुंचने का एकमात्र साधन बस है, लेकिन बस चालकों द्वारा छात्रों के लिए बस न रोके जाने के कारण वे समय पर कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इसी को लेकर पीजी कॉलेज सोलन के ABVP कार्यकर्ताओं द्वारा कथेड़ बाईपास स्थित HRTC ऑफिस में जाकर RM को ज्ञापन सौंपा गया। HRTC के RM ज्ञान सिंह समरोली ने छात्रों की समस्याओं को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाते हुए कहा कि छात्रों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए सभी चालकों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे कॉलेज छात्रों के लिए बसें रोके। विभिन्न मांगे रखी है, कुछ एक बसों के टाइमिंग को दुरुस्त करने के लिए भी दरख्वास्त की है। हालांकि हम लोग प्रयासरत है, परंतु साधन सीमित है, बसें कम है। हम फिर भी प्रयासरत रहते हुए जगह जगह खुद सड़कों पर जहां पर एडजस्ट बच्चों को किया जा सके, इन टाइम वो स्कूल कॉलेजेस अपने इंस्टीट्यूशन पहुंचे, इस बात की परिवहन निगम बखूबी व्यवस्था कर रहा है। इनसे बातचीत हुई है और कुछ बसों का 5, 7, 10 मिनट जो इन्होंने चाहा है उनको हिला भी दिया गया है, ताकि न लोगों को दिक्कत हो और बच्चे भी समय पर स्कूल कॉलेज पहुंच सके। छात्रों का कहना है कि रूसा लागू होने के कारण सुबह से ही क्लास लगनी शुरू हो जाती है, परंतु समय पर बस न मिलने से वे सुबह की क्लास नहीं लगा पा रहे। उन्होंने कहा कि वे अपनी शिकायत को लेकर RM के पास आए हैं और उन्हें विश्वास दिलाया गया है कि उनकी समस्या को हल किया जाएगा। हम लोग सुबाथू देवठी सारे ककरट्टी सारे साइड के बच्चे आके यहाँ पे हम लोगों ने वर्कशॉप में थोड़ा प्रदर्शन टाइप किया, बिकॉज जैसे रूसा सिस्टम लागू हो गया है कॉलेजेस में, उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम पंक्चुअल जो हो गया 9 to 5 का हो गया। अब 9 to 5 स्टूडेंट्स की क्लासेस है और सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो इतने सारे स्ट्रेंथ में बच्चों की क्लासेस मिस हो जाती है, बिकॉज रूसा सिस्टम तो लागू कर दिया है बट बसेस फैसिलिटी कहाँ पे है।
हॉस्टल है, हॉस्टल 1-2 लिमिटेड है, उसमें कितने को अकोमोडेशन देंगे। यहाँ पे हज़ारों की स्ट्रेंथ में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और उन लोगों की किसी की क्लास मिस हो रही है। क्लास मिस होने के कारण क्या होता है कि असेसमेंट नहीं मिल पाते, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट्स नहीं आए अभी तक। ये सारी प्रॉब्लम हमें रूसा के कारण हो रही है। अब रूसा लग गया है लेकिन हमारे पास बसेस नहीं है, तो हम लोग किस में आएंगे। और स्पेशली गर्ल्स को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, सीट्स मिलती नहीं है। ऊपर से HRTC वाले यहाँ पे आते हैं, बसेस लगा तो दी है उन लोगों ने, लेकिन जहाँ जहाँ छोटे छोटे स्टॉप्स हैं वहाँ पे ये बसेस को रोक नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे HRTC ऑफिस आए थे ताकि हम यहाँ पे थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं इन लोगों को कि हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एंड बाय गॉड ग्रेस हायर अथॉरिटी ने हमारी बातें सुनी एंड उन लोगों ने हमें कन्विंस कर दिया कि हाँ वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को देंगे। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि वो लोग हमारी बातों को सुना, उन्होंने गौर किया और एक हैंडसम सॉल्यूशन के साथ वो लोग आए। सिरचैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन जिला के अंतर्गत अर्की की ग्राम पंचायत चम्यावड़ के प्रधान नरपत राम की शिकायत पर गांव समोती के निवासी चंदूराम के घर से पुलिस ने IPH विभाग की 13 पाइपों सहित एक तार का रोल बरामद किया है। पंचायत प्रधान ने इसकी सूचना विजिलेंस विभाग को दी थी, जिसके माध्यम से पुलिस ने दबिश देकर चोरी की पाइपें बरामद की, जिनका चंदूराम कोई प्रमाण नहीं दे पाए और पुलिस ने पाइपों को वहां से उठाकर समीप के ही घर में रख दिया। लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सोलन जिले के अंतर्गत अर्की की ग्राम पंचायत चंबियापुल के प्रधान नरपत राम की शिकायत पर गांव समोती के निवासी चंदूराम के घर से पुलिस ने IPH विभाग की 13 पाइपों सहित एक तार का रोल बरामद किया है। हैरत की बात है कि 18 जुलाई को ये मामला प्रकाश में आया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। प्रधान की मांग है कि पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे और उचित कार्यवाही अमल में लाए। मीडिया से बात करते हुए प्रधान नरपत राम ने कहा कि पुलिस और IPH विभाग द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुख्ता सबूत होने के बावजूद पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति के पास से 13 पाइपें मिली है वे आज भी खुलेआम घूम रहा है। यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी और 11 पाइपें और 2 पाइपें मकान की गली के पीछे इससे बरामद हुई और एक चढ़ा तार वाला वो भी इससे मिला। फिर इन पाइपों को इसने ढक कर रखा हुआ था, ऊपर से लकड़ी रखी हुई थी। मैंने कहा जी मैंने इंडेंट कटवाया है और धर्मपाल के टाइम में मैं ले आया हूँ इन पाइपों को, मैं अपने को लगाने को ले आया था। तो हमने कहा कि आपके नाम से तो इंडेंट हो नहीं सकता क्योंकि आप कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, तो आपको कैसे इंडेंट मिलेगा। कि पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की। ऐसे केस कहाँ मिलते हैं भाई, चीज़ भी बरामद हो जाए, पाइपें भी बरामद हो गई, तार भी बरामद हो गई, तो पुलिस ने उनको कोई हिरासत में लिया, कुछ नहीं लिया। गांव के एक अन्य निवासी चेतराम का कहना है कि इस मामले के बाद उन्हें खुद चंदूराम ने कहा था कि IPH विभाग की ही पाइपें हैं जो पुलिस ने पकड़ी है, लेकिन पुलिस और IPH विभाग उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। ठेकेदारी कुछ नहीं करता था, ठेकेदारी पता नहीं कहाँ से कैसे इसको दे दी कि कहाँ से आई। हाँ जो बयान वगैरह लिए इन्होंने और पाइपें बरामद की, इसके बाद हमारे को कोई पता नहीं क्या कार्रवाई। मैं इसके चंदूराम के घर में गया था तो इसने बोला मैं खुला चलता हूँ, मेरे साथ मेरे को कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। ये पता नहीं क्या बात है। स्थानीय निवासी लीला दत्त ने बताया कि वे भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर सहित 2 पुलिस के अन्य कर्मचारी आए थे, जिन्होंने मौके पर नीचे यहाँ पे साथ ही लगते चंदूराम जी की मलकीत में 11 पाइप बरामद किए, जो कि पत्थरों को नीचे छुपा कर रखे गए थे। पत्थर के दबाए थे, कुछ लकड़ी भी थी ऊपर और झाड़ियाँ आदि थी, जिसमें दराट पड़ोस से लाया गया। और फिर उसके बाद वो घर में गए, पीछे जो उनका अपना पुराना मकान है उसकी गली में भी 2 पाइपें छिपा के रखी गई थी। और जबकि हमने उससे पहले भी देखी थी, वहाँ कोई 15 से अधिक पाइपें पहले थी, तो जो बाकी पाइपें वो कहाँ गई उनका भी कोई पता नहीं है। और फिर जब हमने मौके पर गए और वहाँ पर एक टेलीफोन की तार का रोल भी मिला, फिर जो कि हमने नीचे उनको सब इंस्पेक्टर जी के पास बताया और चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जितनी पाइपें आती है और ऐसे कभी पाइपें आती रहती थी, कभी जाती रहती थी, ये धंधा पता नहीं क्या है जी कुछ इनका।
और पौने इंच की पाइप है और किस बेस पे क्यों कैसे डिपार्टमेंट में इनको दी और इन्होंने स्वयं माना कि IPH विभाग की पाइप है, मैं अटेंड करके लाया हूँ। जब इस मामले पर जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग अर्की के सहायक अभियंता नीरज कुमार से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पुलिस विभाग से उन्हें पत्र मिला है, जिस पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने विभाग के JE को जांच के निर्देश दे दिए हैं। हमारे पास 1-2 दिन पहले ऐसा मामला आया है, तो मैंने जो उस क्षेत्र के संबंधित कनिष्ठ अभियंता है उनके पास आके छानबीन के लिए भेजा है। बाकी उसमें अभी छानबीन चल रही है, अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे अभी तक। छानबीन के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, उससे पहले कुछ नहीं कह सकते हैं। DSP नरवीर राठौर का कहना है कि पाइपों के बारे में टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। आगामी कार्रवाई IPH विभाग की छानबीन के बाद ही अमल में लाई जाएगी। जुलाई के आखिरी सप्ताह में थाना अर्की में कुछ सूचना मिली थी कि एक चंदूराम नाम का व्यक्ति गांव समोती ने IPH विभाग की कुछ पाइपें अपने पास छुपा करके रखी हैं, जिस पर थाना अर्की से अन्वेषण अधिकारी मौका पर गए और वो पाइपें वहां पर उन्होंने बरामद की है और कंसर्न विभाग IPH से इस बात के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि ये पाइपें कितने अरसा पहले ये चंदूराम को दी थी या किस हालात में ये पाइपें चंदूराम के पास मौजूद है। इस बारे में IPH विभाग से हम क्लियरिटी ले रहे हैं। अगर ये इसका पोजीशन अवैध पाया गया तो इसके विरुद्ध क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली इसके खिलाफ की जाएगी। सिटी चैनल के लिए अर्की से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। CPIM शिमला जिला कमेटी की बैठक वीरवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी का मानना है कि देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ सभी सरकारों ने हमेशा जन विरोधी नव उदारवादी नीतियों को लागू किया है। आज प्रदेश में दोनों पार्टियों का जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं रहा है। CPIM जिला कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक संघर्ष करने का आह्वान किया। CPIM शिमला जिला कमेटी की बैठक वीरवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी नेताओं का कहना है कि नव उदारीकरण की नीतियों से आज जीवन यापन की सभी सुविधाएं आम जनता से दूर होती जा रही है। अमीर और अमीर बनता जा रहा है, जबकि गरीब तबकों पर नए आर्थिक बोझ डाले जा रहे हैं। इस मौके पर CPIM के शिमला जिला कमेटी सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते आज देश में सबसे बड़ा हमला भोजन के अधिकार पर हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तहस नहस किया जा रहा है। सरकारी राशन के डिपुओं में मिलने वाले राशन में लगातार कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि राशन में कटौती से एक तरफ जहां आम जनता को पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की गलत नीतियों से घरेलू उपभोक्ताओं को गैस भी समय पर नहीं मिल पा रही है। शिमला जिला के कई क्षेत्रों में तो महीने में एक बार भी गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इन मुद्दों पर व्यापक संघर्ष की योजना बनाई है। संघर्ष के तहत पहले चरण में जिला के विभिन्न क्षेत्रों में इन मुद्दों को लेकर जोनल स्तर के अधिवेशन आयोजित किए जाएंगे। मुख्य मुद्दा जो हमने चर्चा की है वो है कि जो ये PDS पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, इसके ऊपर जो आने वाले समय में हमले जो आजकल आ रहे हैं, और पिछले कल हमने कालीबाड़ी में राज्य स्तरीय अधिवेशन किया था, उसमें ये तय किया था कि भाई जिला लेवल पर और स्थानीय लेवल पर जो है इसकी अधिवेशन किया जाए। तो वही हमने इस पे चर्चा करके जो है वो अधिवेशन जो है वो शिमला में तय किया, रामपुर में तय किया, ठेयोग में तय किया और रोडू में तय किया। तो शिमला में ये 6 सितंबर को होगा, रामपुर में 7 सितंबर को, ठेयोग में 28 अगस्त को और रोडू में 9 सितंबर को ये निश्चित किया, जिसमें हमारे सारे पार्टी कार्यकर्ता जो है वो शामिल होंगे और वहाँ से हम जो है आने वाले समय में जो है वो कॉल देंगे आंदोलन की, ताकि जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जो हमला आ रहा है, जिसको कमज़ोर किया जा रहा है, राशन को जो है
कम किया जा रहा है, इसके ऊपर जो है जनता को शामिल करके एक व्यापक आंदोलन प्रदेश में खड़ा किया जा सके। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें राशन जो है वो पहले हमारे देश में जो है वो सबको जो है एक ही राशन कार्ड पर मिलता था राशन के डिपो से, परंतु 1990 के बाद जो है इस पर जो है वो हमला शुरू हुआ है और इसको सार्वभौमिक वितरण प्रणाली से जो है टारगेटेड जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो किया गया, जिसके आधार पर APL, BPL, फिर अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना इसमें शामिल की गई और जिसका मकसद ये है कि धीरे धीरे अब जो है वो एक नया एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लाया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत कम जनता, जो आधी जनता जो है वो ये राशन से जो है वो महरूम रहेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। भाषा एवं संस्कृति विभाग और सारंगपाणी देव संस्कृति सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृति भवन कुसुम्पटी के सभागार में भजन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक अरुण कुमार शर्मा ने की। इस मौके पर संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी पत्रिका सारंगपाणी का विमोचन भी किया गया। भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश तथा श्री सारंगपाणी देव संस्कृति सेवा संस्थान शिमला द्वारा संस्कृति भवन कुसुम्पटी के सभागार में भजन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी पत्रिका सारंगपाणी का भी विमोचन किया गया। श्री सारंगपाणी देव संस्कृति सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य नंदीश्वर महाराज इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। ये सारंगपाणी मासिक पत्रिका है और त्रैमासिक पत्रिका है। एक हमारा जो मुख्य जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है हमारा, एक तो इस समय जो सभी लोग पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, तो इसमें हमने जैसे कोई भागवत नहीं पढ़ सकता है या गीता नहीं पढ़ सकता है, इतना समय नहीं मिलता है, तो हमने एक एक श्लोक करके उसकी व्याख्या दी हुई है, उसका प्रसंग है। तो जो नई पीढ़ी है उनको हम सरलीकरण में हमने ये मासिक पत्रिकाएं निकाली हुई है। इसमें रोग निवारण भी है, औषधियों के बारे में, घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं, और महापुरुषों की जीवनी, इसमें भी हमने ये रखा हुआ है। भजन संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम में भूपेंद्र शर्मा, सरिता बुशहरी, निशा, दिशा तथा बिहारी लाल शर्मा ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। मंच का संचालन शिमला जिला भाषा अधिकारी त्रिलोक सूर्यवंशी ने किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा में विपक्षी दल भाजपा ने मानसून सत्र के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए
खूब हंगामा किया। ये बात और है कि सत्र के पहले दिन भाजपा सदस्य जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर वीरभद्र सिंह का इस्तीफा मांग रहे थे, वहीं आज दूसरे दिन उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले को आधार बनाया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें जमकर घेरा। विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। बीते कल दिल्ली उच्च न्यायालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आयकर संबंधी रिकॉर्ड तलब करने के आदेश पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग की। विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर ने काम रोको प्रस्ताव लाया। इस मामले में वे नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहकर नकार दिया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विपक्ष से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील करते हुए कहा कि ये मामला न्यायालय के अधीन विचाराधीन है और ऐसे में इस पर उन्हें या किसी और को टिप्पणी या चर्चा करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने परिस्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके शर्मा की सेवानिवृत्ति के मौके पर उन्हें फुल कोर्ट एड्रेस के माध्यम से विदाई दी गई। फुल कोर्ट एड्रेस के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके शर्मा के सम्मान में प्रदेश उच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ ने विदाई पार्टी का आयोजन किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश वीके शर्मा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें फुल कोर्ट एड्रेस के माध्यम से विदाई दी गई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर, न्यायाधीश संजय करोल, राजीव शर्मा, धर्मचंद चौधरी, त्रिलोक सिंह चौहान, PS राणा व सुरेश्वर ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। न्यायाधीश वीके शर्मा को 7 जनवरी 2010 को उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 4 अक्टूबर 2013 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने न्यायाधीश वीके शर्मा द्वारा न्यायिक क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने न्यायालय की गरिमा को कायम रखते हुए मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत निर्णय दिए। न्यायाधीश वीके शर्मा ने सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं व स्टाफ द्वारा उन्हें दिए गए प्रेम तथा सहयोग के लिए धन्यवाद किया। मुझे अपने 23 साल से कुछ ज़्यादा वक्त का जो जुडिशल कैरियर है उसके इस अंतिम क्षण पे संतुष्टि महसूस हो रही है कि जो कार्यभार मुझे दिया गया या जो शपथ मैंने इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर ली, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि उसके प्रति पूरा खरा उतरूं। अब ये सभी जो संबंधित लोग हैं उनको देखना है कि मैं उस पर कितना खरा उतर पाया हूँ, ये वो असेस करें। सर 23 साल की एक्सपीरियंस में क्या सुझाव देना चाहोगे कि आगे जुडिशरी अपनी किस तरह से भविष्य रखी रहेगी? जुडिशरी हमारे संविधान के मुताबिक ये पूरे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षक है और ये अपना कर्तव्य पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बड़े सम्मान से और बड़े अच्छे तरीके से निभा रही है। और मैं तो अपने सभी आने वाले साथियों को ये कहूँगा कि अपने कर्तव्य को बड़ी निष्ठा और मेहनत और ईमानदारी से पूरा करें। महाधिवक्ता व बार काउंसिल के अध्यक्ष श्रवण डोगरा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान अश्वनी पाठक व अन्य वक्ताओं ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। न्यायाधीश वीके शर्मा का जन्म 8 अगस्त 1952 को कांगड़ा में हुआ। बैजनाथ में गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल करने के पश्चात उन्होंने प्रदेश विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल के साथ विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की और सन 1976 में कानूनी प्रैक्टिस आरंभ की। उन्होंने 1976 से 1991 तक हाईकोर्ट धर्मशाला, पालमपुर व कांगड़ा की अदालतों में प्रैक्टिस की। फरवरी 1991 में वे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायिक सेवाओं में दाखिल हुए और बतौर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शुरुआत की। वर्ष 1995 में उन्हें जिला व सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, लेबर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव व उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी।
फुल कोर्ट एड्रेस के बाद न्यायाधीश वीके शर्मा के सम्मान में हाईकोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ ने विदाई पार्टी का आयोजन किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। हाईकोर्ट के सभी रजिस्ट्रार तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता व स्टाफ के लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कई राज्यों सहित हिमाचल में भी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर करोड़ों का चूना लगाने वाला जालसाज आखिरकार चंडीगढ़ में सोलन पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। गुजरात के रहने वाले इस जालसाज ने हिमाचल में करीब 1,500 लोगों को ठगी का शिकार बनाया। पिछले 3 वर्षों से पुलिस को आरोपी की तलाश थी। हिमाचल में करीब 1,500 लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाला ये भोला सा दिखने वाला शख्स राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। इस शख्स के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि करोड़ों का चूना लगाने वाला ये शख्स पहले कार कंपनी में महज सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था। आरोपी की पहचान उधमपुर गुजरात के महेंद्र केसरी के रूप में की गई है। सूचना है कि चंडीगढ़ में आरोपी नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार का जाल फैला रहा था, लेकिन इसका सपना करोड़पति बनना था। सपने को पूरा करने के लिए हिमाचल में कार फ्री डीलर के नाम से नेटवर्किंग कंपनी खोली और मंडी से इसकी 2011 में शुरुआत की। इसके तेज दिमाग ने शुरुआती दौर में कंपनी से जुड़े सदस्यों को 10-10 लाख के चेक दिए, जिसे देखकर लोग इस कंपनी में जुड़ने लगे और 1 साल में ही सदस्यों की संख्या 2500 तक पहुंचने लगी। टर्नओवर करोड़ों में जा पहुंची, जिससे इस शख्स का सपना पूरा हो गया। ये शख्स 1 वर्ष बाद कंपनी का कामकाज बंद कर यहां से रफू चक्कर हो गया और लोगों को भरोसा देने के लिए पोस्ट डेटेड चेक थमा गया। लेकिन एक एक कर सभी चेक बाउंस होने लगे और सभी एक दूसरे के संपर्क में आ गए। तब लोगों को समझ में आया कि वे ठगे गए हैं। कार फ्री डीलर कंपनी महज 20,000 रुपए लेकर चेन मार्केटिंग के जरिए लोगों का चमचमाती कार का सपना पूरा करने का दावा करती थी। आरोप है कि कंपनी ने 1,500 लोगों से करीब 5 करोड़ इकट्ठा कर काम बंद कर दिया। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने करीब 3 साल पहले कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच सीआईडी भी कर रही है। अब पुलिस ने कंपनी के एमडी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। प्रभावित लोगों का कहना है कि शातिर ठग से उनके पैसे वापस दिलवाए जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। जी मैंने भी ज्वाइन किया था देख के कि इसमें फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें क्या हुआ, मैंने लोगों को लगवा दिया, सारे लोगों के पैसे डूब गए इसमें और उसी स्ट्रेस में मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई। हम इतने टेंशन में आ गए कि लोग अब हमें परेशान करते हैं। होगा जी कोई ज़्यादा नहीं तो 5-7 लाख तो हो गए। लोगों से लिया था जी, लोगों का है ये। अब हमारा तो नहीं, सबका 22 था। चेन सिस्टम थी ना जी, आगे जोड़ने पड़ते थे बंदे, हमने आदमी जोड़े हुए थे जो कि अपने नोन थे सारे, जान पहचान के। अब अपनों के लगाए हुए। कार फ्री डीलर नाम की कंपनी जो उदयपुर बेस्ड है, इसके सीएमडी मिस्टर महेंद्र केसरी थे। लगभग अगस्त 2011 में ये हिमाचल में आए काफ़ी लोगों के साथ। कोई मंडी से इन्होंने काफ़ी लोग लाए, विशाल आंडा, मिस्टर कमल राज, मिस्टर होशियार सिंह। तो यहाँ इन्होंने एंटर किया तो कार फ्री डीलर के नाम से इनका प्लान ये था कि 22,000 रुपया जमा करें और 3 लेफ्ट 3 राइट लोगों को लगा के अगर आपका चेन बनती है तो आपको 8,000 रुपये पर मंथ कंपनी 20 महीने के लिए एक EMI कार की देंगी। साथ में जिस लोगों ने 22,000 रुपये लगाए उसको 40 महीने से 22,000 का 28,000 देंगे। ये इनका सिलसिला काफ़ी दिन चलता रहा और अगस्त से लेकर मई 2012 तक इन्होंने लगभग 2500 लोगों को एंटर कराया। हिमाचल में ही लगभग 5 करोड़ के करीब पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद MD साहब बोलते हैं अब मेरे पास फंड नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता। हमने कहा भी 22 के तू 28 ही दे दे, 22 के 22 दे दे, हमें कार्यवाही की कोई EMI नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद इन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए, कुछ कर दिया। कुछ लोगों को ब्लैंक चेक दे दिए, कुछ लोगों को अपने पोस्ट डेटेड चेक दे दिए। जैसे मेरे पास भी 16 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक है जो 2015 से चालू होने, और जब जहाँ तक मेरी जानकारी है मैंने पता किया जिस बैंक ने कार फ्री डीलर में अकाउंट खोला था मंडी में, वो अकाउंट वहाँ बंद कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सोलन रमेश छाजटा ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से पुलिस के पास लगभग 24 शिकायतें कार फ्री डीलर नामक कंपनी की आई थी, जिसमें मुख्य आरोपी महेंद्र केसरी को सोलन पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी सोलन ही नहीं बल्कि हिमाचल के अन्य जिलों से भी वांछित था। लोगों से अपील करते हुए कहा कि पैसा लगाने से पहले सभी पहलुओं की जांच की जाए। जो है CFD करके कंपनी थी, कार फ्री डीलर्स जिसको कहते हैं, ये मूल रूप से जो है
जो चेन इन्वेस्टमेंट्स होती है, जिसको पिरामिडल स्कीम्स भी कहते हैं, उस तरह की कंपनी है जो लोगों को जो है मेंबरशिप इनकरेज करने के लिए कहती है, और जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे लोगों को वो रिफंड्स करती थी। इसके लिए कहता था कि आप लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करोगे वो इन्वेस्टमेंट्स जो है बहुत जल्दी दुगनी तिगनी हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी चेन्स बढ़ेंगे, आपके जो रिफंड्स आने हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और लोगों में ये भी जो है भ्रम फैलाया गया कि कुछ लोगों को 10 लाख, कुछ लोगों को 15 लाख इस तरह के चेक्स मिले हैं, जो कि ऐसे लोगों का मोडस ऑपरेंडी होता है। लेकिन मूल बात यह है कि लोगों को भी ऐसे लालच में नहीं आना चाहिए जो आधारहीन हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें पैसे जो है खेतों में बोए जा सकते हैं और कुछ ही दिनों में दुगने तिगने हो जाएंगे। इसलिए मैं लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह से जो नकली लोग आते हैं, जो लोक लुभावने बातें करते हैं, बड़े बड़े बिना आधार के बड़े बड़े वादे करते हैं कि आप दिनों दिन जो है लखपति करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। आप लोग निवेश को जो है सोच समझ के करें और ऐसे ठगों के जो है चुंगल में ना फंसें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र के शुरुआती दौर में ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और उस पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से उन्हें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। भाजपा ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करने और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाया है, न्यायालय की प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी और चर्चा नहीं की है। प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले को न्यायालय में विचाराधीन कहकर चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भाजपा ने ना तो न्यायालय की प्रक्रिया पर टिप्पणी की है और ना ही न्यायालय की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की एक पुरानी आदत है कि वो जब भी किसी मामले में फंसते हैं तो दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। धूमल ने कहा कि वे अगर निर्दोष हैं तो घबरा क्यों रहे हैं। धूमल ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई के आरोप लगाकर ये साबित कर रहे हैं कि पूर्व में कांग्रेस कार्यकाल में केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती आई हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर राज्य की जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के आरोप भी जड़े। भारतीय जनता पार्टी ने कल कोर्ट के मामले में जो हुआ उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हमने तो पहले ही हमारा संघर्ष जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था उसी पर कल विधानसभा में मुद्दा उठाया था। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहीं जिक्र नहीं है। सारी रिपोर्टिंग कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो दिल्ली में होंगे उनके माध्यम से सामने आई है। इसलिए इसमें बीजेपी कहाँ से आती है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो बयान विधानसभा में दिया है उसमें भी कहा कि बीजेपी ऐसा इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रही है। क्या अखबारों के हेडलाइंस हम बनाते हैं जाकर? हमारे किस नेता का बयान आया? श्री वीरभद्र सिंह की एक मानसिकता रही है कि जब भी कहीं फंसते हैं तो दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। कोर्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कहा है तो वो विधायक दल हिमाचल प्रदेश की राय कैसे हो गई? हम तो फरवरी महीने में भी यही कह रहे थे। हमने पार्लियामेंट के चुनाव में मुद्दे उठाए और अब ये कह रहे हैं कि हमें बहुत विश्वास है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। वो भी आम चर्चा है क्यों किसको किस पे विश्वास है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।